हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए आर स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर और हमारा आज चल रहा था कॉलम चैप्टर, जिसमें हमने पीछे के लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट सब पढ़ लिए थे और आज हम स्टार्ट करने वाले थे डिजाइनिंग, और जिसमें मैंने कल ही आपका हेडिंग डलवा दिया था डिजाइनिंग ऑफ एक्सियली लोडेड रेक्टेंगुलर कॉलम। ठीक, तो आज हम रेक्टेंगुलर कॉलम के स्टेप देखेंगे कि क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं सीधे डिजाइनिंग। मैंने यहाँ स्टेप फर्स्ट लिख दिया। अब देखो, स्टेप नंबर फर्स्ट होता है आपको चेक करना होता है कि आपका जो कॉलम जो भी क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है वो शॉर्ट कॉलम है या नहीं। ठीक, शॉर्ट कॉलम है या नहीं, जैसे हमारा एक्सियली लोडेड कॉलम जो होता है इसमें हमेशा शॉर्ट कॉलम ही होना चाहिए। ठीक, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलो, तो स्टेप फर्स्ट डालिए, यही मतलब यही लिखेंगे कि हम चेक करेंगे, चेक फॉर ऐसे नहीं, चेक द कॉलम फॉर शॉर्ट कॉलम। ठीक, एक सेकेंड। चलो, वो थोड़ा कैमरा इससे हिल डुल रहा था, अब नहीं हिलेगा। देखो, तो पहला स्टेप मैंने लिखा, आपको चेक करना है कि आपका ये कॉलम शॉर्ट कॉलम है या नहीं। ठीक, तो इसके लिए कैसे चेक करते थे, हम लिखते थे सेंडन रेशियो के आधार पे। तो लिखोगे यहाँ फॉर शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम के लिए कंडीशन क्या बताई थी, आपकी लेमडा की वैल्यू जो होती है 3 से ज्यादा वो और 12 से कम होनी चाहिए। ठीक, तो कैसे लिखा था, एल इफेक्टिव बाई एल एल डी इज लेस देन कितने, 12 से, इज लेस देन 12 से। ठीक, तो 12 से अगर आपकी कम है तो वो कौन सी कॉलम होती है, शॉर्ट कॉलम। ठीक, तो यहाँ पर अब इस आधार पर अगर ये शॉर्ट कॉलम आ गया तो यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं यहाँ कोई किसी प्रकार का बेंडिंग नहीं आता। हमने पहले भी जब एक्सियली लोडेड कॉलम लिखा था तो क्या लिखा कि एक्सियली लोडेड कॉलम में कोई बेंडिंग नहीं आनी चाहिए। तो जब ये शॉर्ट कॉलम आ गया तो हम यहाँ कह सकते हैं देयर शुड नॉट यहाँ लिखे देयर शुड बी लिख देंगे, यहाँ देयर शुड बी नॉट बेंडिंग मूवमेंट। ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं हेंस द कॉलम इज ओनली एक्सियली लोडेड। ठीक, चलो, तो यहां से हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट ये खत्म होता है। अब डालिए स्टेप नंबर सेकंड। अब स्टेप सेकंड हमारा होता है जो हमने इसेंट्रिसिटी देखी थी। अब एक्सियली लोडेड कॉलम में कितना, मिनिमम 5% होनी चाहिए, लेकिन ये रेक्टेंगुलर है तो इसके लिए थोड़ा सा मतलब देखो 2 स्टेप बढ़ जाते हैं। यहाँ क्या चेक करेंगे, स्टेप नंबर 2 इसेंट्रिसिटी, वो भी मिनिमम इसेंट्रिसिटी। अब इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, ई मिनिमम बराबर क्या होता है, ई मिनिमम बराबर होता है एल अनसपोर्टेड। अभी आपको कुछ अगर जैसे क्या कहाँ यूज हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, बाद में आ जाएगा। ठीक, तो एल अनसपोर्टेड बाई 500 डिवाइड प्लस में एल एल डी बाई 30 और यहाँ 20 में, इन दोनों में से जो वैल्यू हमारी मैक्सिमम आती है वो हमारा हो जाता है ई मिनिमम लेते हैं। ठीक, अब देखो इन वाई डायरेक्शन में आप करेंगे। अब इसके लिए देखो रेक्टेंगुलर कॉलम में मैंने बताया था एल एल डी और एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन। हम रेक्टेंगुलर देख रहे हैं ना, रेक्टेंगुलर किस में ये बी रहेगा और ये डी रहेगा। ठीक, तो वाई डायरेक्शन में आपका एल एल डी क्या हो जाएगी, वाई हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ठीक, तो यहां से अगर मैं पूछूं इन वाई डायरेक्शन एल एल डी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी देखो मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है। देखो इन वाई डायरेक्शन एल एल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो मैंने बोला था जिसको ये कट करे, तो किसको कट करे, ये बी को। तो यहाँ से एल एल डी वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बी। ऐसे सेम इन एक्स डायरेक्शन एल एल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डी को कट करेगी तो डी हो जाएगी। ठीक,
अब यहाँ पर आपको यही कंडीशन पड़ जाती है, एक बार एलएलडी की वैल्यू वाई डायरेक्शन में रखेंगे, एक बार एक्स डायरेक्शन में, और दोनों को चेक करेंगे कि ये 5% से मिनिमम है कि नहीं। जैसे पहले लिखेंगे इन एक्स डायरेक्शन, पहले एक्स डायरेक्शन में देख लीजिए तो क्या कंडीशन बताया था कि ई मिनिमम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए 0.05% ऑफ एलएलडी। ठीक, एलएलडी की वैल्यू यहाँ पर वही रख दीजिएगा डी। ऐसे मैंने वाई डायरेक्शन में लिखेंगे इन वाई डायरेक्शन ये ई मिनिमम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए 0.05 ऑफ एलएलडी। ठीक, ये भी लिख दीजिए। किसका, एक्स का करना है तो एक्स वाला रखिएगा, एक्स वाला क्या है डी, तो यहाँ डी की वैल्यू रखेंगे। ऐसे ये एलएलडी ऑफ वाई का रखेंगे। ठीक, तो दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, लेकिन सर्कुलर में आपका एलएलडी एक ही होता है, आगे सर्कुलर में आपको एक ही बार चेक करना पड़ेगा। ठीक, अभी अगर आपको डाउट आ रहा होगा ना, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो यहाँ स्टेप नंबर 2 आपका खत्म होता है। अब डालिए स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट के लिए लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। अब ये कब जाएंगे, अगर ये ऊपर वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, तब मैंने एक फॉर्मूला बताया था PU इक्वल टू 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY अपॉन में सॉरी इंटू AS। ठीक, तो यही लिखेंगे अगर इफ एवब कंडीशन मतलब कौन सा बोला, ये वाली कंडीशन, ये दोनों मतलब 5% से मतलब 0.005 ऑफ एलएलडी से छोटा है, तो यही बोला इफ एवब कंडीशन आर satisfied इन स्टेप 2, इतना लिख दिया। ठीक, अगर ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तो क्या करना है आपको, यूज करना है PU बराबर जो फॉर्मूला लगाया था 0.4 FCK इंटू AC प्लस में 0.67 FY इंटू AS। ठीक, ये देखो ये कंक्रीट का हो गया, ये स्टील का, इस तरह ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान रहेगा। ठीक, चलो तो ये वाली आपको इक्वेशन का यूज करना है और यहां से एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट ज्ञात करना है। कैसे, यहाँ पर हमारा AC क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट, AG क्या है, एरिया ऑफ स्टील। मुझे एरिया ऑफ स्टील ही फाइंड करना है, यहाँ लिख लो। हमारा एम क्या है, एम है हमारा एरिया ऑफ स्टील फाइंड करने की, एरिया ऑफ, यहाँ आप क्या करें लॉन्गिट्यूडनल, ये भी लिख दिए, एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ज्ञात करने के लिए। ठीक, यही हमारा एम है। अब देखो इसके लिए क्या करना है आपको, हमने एक फॉर्मूला और बताया था ग्रॉस एरिया का, AG ग्रॉस एरिया बराबर मैंने लिखा था एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील, ये लिखवाया था, हाँ लिखवाया था, पीछे लिखवाया था ना। तो क्या हम इस फॉर्मूले को कुछ चेंज कर ले, ऐसे अगर लिख लें AC बराबर, AC को मैं यहीं रोक दे रहा हूँ, इसको इधर ले आऊँ तो AG माइनस AS लिख सकता हूँ। कुछ इस तरह अगर इसको चेंज करूँ तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत किसी को। अब बस क्या करना है, यही AC के स्थान पे बस ये रख देना है, यहाँ से क्या रख दोगे PU बराबर, अब यहाँ जहाँ AC है ना वहाँ ये रख दीजिए, PU बराबर 0.4 FCK और ब्रैकेट में AG माइनस AS और प्लस में 0.67 और क्या है FY इंटू AS। ठीक, अब क्या बताइए, आपको सारी वैल्यू जो है ना ये PU मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बीम, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, FC के क्वेश्चन में दिया रहेगा, ग्रॉस एरिया आप इजीली निकाल सकते हैं B इंटू डी करके, और ये FY वैल्यू दिया रहेगा, तो क्या आप एरिया ऑफ स्टील निकाल नहीं सकते, इजिली आप निकाल लेंगे। ठीक, तो यहां से हम एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे, तो ऐसे लिखेंगे फ्रॉम एवब इक्वेशन वी कैन, चलो यहां से लिखेंगे फ्रॉम एवब इक्वेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्टील। ठीक, एरिया ऑफ स्टील, तो इस इक्वेशन से हम क्या एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना पड़ेगा, आप एज्यूम करेंगे, अगला मतलब स्टेप मत डालिए, इसी में लिखिए एज्यूम करेंगे आप डाया ऑफ स्टील बार,
आपने मतलब जो था एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया। अब आप अज्यूम कर लेंगे डाई ऑफ स्टील बार। यहाँ से क्या निकालेंगे आप, नेक्स्ट निकालेंगे आप नंबर ऑफ कितना बार्स आपको लॉन्गिट्यूडनल यूज करना है। तो एन इक्वल टू क्या होता है, ए एस अपॉन में मतलब एरिया ऑफ स्टील जो फाइंड किया उसको डिवाइड करेंगे π/4 इंटू में 5 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ बार्स फाइंड कर लेंगे। ठीक, चलो यहाँ से आप इजीली नंबर ऑफ बार फाइंड कर लेंगे। चलो, तो ये वाली कंडीशन यहीं ख़त्म होती है। उसके बाद अगला स्टेप नंबर कितना था, शायद 4 था। ठीक, चलो तो स्टेप 4 लिखेंगे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। हमने लॉन्गिट्यूडनल फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ठीक, चलो तो इसके लिए क्या आपको पहला काम करना है, सब कंडीशन मैंने IS कोडर में लिखवा दिया था, वही फॉलो करना है। तो केस फर्स्ट देखना है डाया ऑफ लेटरल टाई। ये मैंने कल भी उस IS कोडल प्रोविजन क्लास में बताया था। ठीक, तो यहां से डाया ऑफ लेटरल टाई निकालेंगे। कैसे बताया था, पहला लिखा था कि 5 मेन बाई 4 या आपका 6 mm, इन दोनों से जो वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो आपको क्या करना है, डाया लेना है। ठीक, सेकंड मैंने बी केस बताया था कि आपको उनके बीच की स्पेसिंग भी देखनी है, क्या, मैक्सिमम स्पेसिंग। ठीक, तो चलो यहाँ सेकंड केस क्या देखना, मैक्सिमम स्पेसिंग। अब इसके लिए मैंने भी केस लिखवा दिया था, क्या आपको देखना है LLD मतलब लीस्ट लेटरल डायमेंशन, या आपको 16 टाइम्स ऑफ 5 मेन, या आपको थर्ड देखना था 300 mm। इन तीनों में से जो वैल्यू आपकी मिनिमम आती है उसे आपको स्पेसिंग लेना है। ठीक, ये आपका इजी स्टेप था, आपको ट्रांसफर रेनफोर्स में इतना देखना। उसके बाद आप आ जाएंगे स्टेप नंबर सीधे 4 पे, सॉरी स्टेप नंबर 5 है, स्टेप नंबर 5 पे। अब स्टेप 5 आपको होता है चेक करना है जो अपने लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है वो सही है कि नहीं, मतलब ज़्यादा तो नहीं प्रोवाइड कर दिया या कम नहीं प्रोवाइड कर दिया। तो इसके लिए भी मैंने IS कोडर में लिखवाया था। तो चेक फॉर लॉन्गिट्यूडनल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक, अब इसके लिए क्या मैंने एक कंडीशन लिखवाई, पता नहीं लिखवाई थी कि नहीं, तो यहाँ देखिए ये होना चाहिए जो आपका AST मत लिखिए, AS लिखिए। AS मिनिमम की वैल्यू ये ज़्यादा या बराबर होना चाहिए AS प्रोवाइड से, और उससे मतलब छोटी होनी चाहिए किससे, AS मैक्सिमम से। ये आपको कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ क्या बोला मैंने, जो आप AS प्रोवाइड करें वो मिनिमम से ज़्यादा और मैक्सिमम से कम होना चाहिए। ठीक, तो इन तीनों के बीच में होना चाहिए। अब इसके लिए कैसे AS मिनिमम मैंने कैसे चेक किया था, जैसे हमने पीछे भी उसमें IS कोडल प्रोविजन क्लास में लिखवाया था, वेयर AS मिनिमम अगर हमें निकालना हुआ AS मिनिमम तो कैसे निकालते थे, 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया लिखवाया था ना, ये मैंने IS कोडल प्रोविजन क्लास में लिखवाया था। और AS मैक्सिमम का भी लिखवाया था, AS मैक्सिमम का क्या बोला था, 6% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, ये भी चाहे लिख दे कि ये हमारा कब का केस था, विदाउट लैपिंग का था। ठीक, लैपिंग प्रोवाइड करते हैं तब कितना था, तब हमारा 4% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया था। ये कब था, विथ लैपिंग के साथ। ठीक, ये मैंने पीछे ही लिखवा दिया था। अब डालेंगे स्टेप नंबर लास्ट, स्टेप नंबर 6। ठीक, स्टेप नंबर 6। अब स्टेप 6 क्या होता है, डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बोलिए, डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट इन कॉलम लिखिए, डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट इन कॉलम। ठीक, तो आप एक कॉलम बनाएंगे, एक सेकेंड देखो, ये एक कॉलम बनाएंगे और यहाँ जो जो चीजें मिली आपको उसकी डिटेलिंग कर देनी है। ठीक,
देखो ये मेरा एक कॉलम हो गया। अब इसमें आप कहाँ ऐसे बना दिए दूसरे कलर से, ये लेटरल टाइज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये लेटरल टाइज हो गए, ये इस तरह लेटरल टाइज हो गया, ठीक। और यहाँ पर आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ठीक, कुछ इस तरह। कभी कभी देखो जब डाया और बार ज़्यादा आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इसे प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक। तो इसको बांधने के लिए अलग तरीके से बांधते हैं, ऐसे। अभी मैं दिखा रहा हूँ, मैं कल साइड पे गया था तो ये देखा हूँ, देखो कुछ इस तरह इसे बांधते हैं, ये इस तरह। अभी मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ, अभी कल ही का है, देखो कल मैं साइड पे गया था तो ये बातें मैंने नोटिस की थी। अभी पता नहीं दिखेगा उसमें कि नहीं। ये देखो, ये मेरा कल का साइड पे गया था तो मैं ये सोचा था कल का लेक्चर है। देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है। तो ये यहाँ आप ध्यान देंगे, देखो इसे बीच में बना हुआ है कि नहीं, पता नहीं क्लियर दिख रहा होगा नहीं। ये आपका ये किनारे वाला हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसे देखिए ये बीच से ऐसे भी प्रोवाइड किया गया है। पता नहीं उसमें दिख रहा, मुझे रियल में वहाँ दिख रहा था, ठीक। तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ, ये एक्चुअल फील्ड का है, ठीक। जब आपका क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का नंबर ऑफ बार ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो इसको ऐसे टिल्ट करके भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। यहाँ पर सब चीज़ों का आप नेमिंग कर सकते हैं। जैसे ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। आप पूरा लिखेंगे, कितना डाया है सब लिखेंगे, ठीक। ऐसे आप ये आपका ये लेटरल टाइज है, लेटरल टाइज कितना डायरेक्ट, कितना डाया है और कितना स्पेसिंग प्रोवाइड की, सब आप लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर विड्थ दिखा देंगे और ये डेप्थ दिखा देंगे, ठीक। चलो, तो यहाँ से आपके जो स्टेप थे वो पूरे होते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिख के लाया है, क्वेश्चन तो इधर है, ये रहा क्वेश्चन, इसी बेस्ड है, पूरे जो स्टेप बताया हूँ उस पे एकदम बेस्ड है। अभी इसका सोल्यूशन मैं आज नहीं दूंगा, थोड़ा गला मेरा खराब लग रहा है, ठीक, तो इसीलिए। चलो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा, जो जो स्टेप बताया हूँ वही स्टेप सब सेम फॉलो होगा, ठीक। ऐसा मत सोचिएगा कुछ अलग है, बस सेम सारा चीजें जो देखो, मैं गिवन डाटा भी चलो लिखते चल जा रहा हूँ, सब लोग नोटिस करेंगे। देखो क्या लिखा है, डिजाइन अ रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ डायमेंशन 460 इंटू 600 mm। अब देखो यहाँ मैंने लिख दिया 460 mm का ये डाया और D16 का ये डाया, मतलब डाया इतना दिया, डाया बोल रहा हूँ डेप्थ, ठीक। चलो, विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड ऑफ 2500 किलोन्यूटन। अब यहाँ पर देखो 2500 किलोमीटर क्या दिया, ये आपको पीयू की वैल्यू दी है, पीयू नहीं सिर्फ पी दिया है, कितना 2500 किलोन्यूटन। अब इसमें पीयू नहीं लिया, अब देखो इसे पीयू कब लेंगे, जब इसे फैक्टर्ड कर दोगे, तो फैक्टर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2500 से, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक। मैं कैलसी ले आऊं, चलो, तो इसको क्या कर देंगे 1.5 इंटू 2500, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3750 किलो न्यूटन। ये आपका पीयू कुछ इतना निकल के आएगा, ठीक। सब लोग सोल्यूशन अब कर लेंगे। इफ द कॉलम इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, अब मैंने कंडीशन यहाँ देखो दिया गया, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बट रेस्ट्रेंट अगेन रोटेशन। तो ये कौन सा एकदम पहला वाला केस बना, तो इसका देखो एल इफेक्टिव और एल की वैल्यू दोनों सेम होती है। ये एल इफेक्टिव बराबर क्या था 1.0 टाइम ऑफ एल था, ध्यान है ना आपको। तो यहाँ से ये हो जाए अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ साइड। और कह रहा है यूज M20 की वैल्यू कितना, मतलब FCK आपको दे दिया 20 और FE 415, मतलब FY की वैल्यू कितना दे दी 415 टू डिजाइन द कॉलम यूजिंग LSM। और यहाँ पर लेंथ ऑफ कॉलम दिया है कितना 3.6 मीटर, तो मतलब यहाँ से आप L इफेक्टिव की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने ही आएगा, 3.6 मीटर आपका L इफेक्टिव आ गया, ठीक। और आपको बाकी चीजें क्या, LLD अगर आपको निकालना हो तो ये भी निकाल सकते हैं। LLD की वैल्यू कितना हो जाएगा, LLD एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन मतलब ये वाली वैल्यू कटेगी तो 600 mm, ठीक। और LLD वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 460 mm, ठीक, mm है ये, ठीक। अब आप लोग सब लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं कल इसका सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक। आज मेरा गला थोड़ा सही नहीं है, बैठा बैठा लग रहा है,
तो इसलिए मैं कल इसका सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक, चलो तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।